नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान का छठा अध्याय। इससे पहले अध्याय जो कि केमिस्ट्री का अध्याय है, मतलब 1 से लेके 5 तक एनसीईआरटी पैटर्न पे मैं आपको बता रहा हूँ। 1 से लेके 5 तक का जो अध्याय दे रखा है उसमें केमिस्ट्री दे रखा है और एक एक अध्याय का अलग अलग एक सेपरेट वीडियो बना है जो कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है लिंक उनका, और आप लोग जाके देख सकते हैं। आसान तरीका और आसान भाषा में हम आपको समझाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ही नज़दीक है। इसलिए आप लोग को क्या चाहिए? अच्छी तैयारी, अच्छी नोट्स। और अच्छे नोट्स के लिए हमने आपको एक अच्छे भाषा में, अपना भाषा में, आसान भाषा में हमने नोट्स भी तैयार कर लिया। यदि आप लोग को चाहिए तो हम आपको अंत में बताएंगे किस तरह से आप लोग हमसे ये वाला भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखें ताकि आपको हर बात समझ में आ जाए और बोर्ड एग्ज़ाम में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके, यही आशा करते हैं। तो चलिए हम लोग बायोलॉजी का मतलब अध्याय छठा जो दे रखा है तो उसको हम लोग अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अध्याय छठा दे रखा है जैव प्रक्रम। इसका इंग्लिश मीनिंग बोल रहे तो लाइफ प्रोसेस। और आपने 9 में पढ़ा होगा सजीव और निर्जीव, जो कि आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। यदि एक भाषा में, यदि एक लाइन में उसका आंसर करें जिसमें जान हो, उसे हम लोग सजीव कहते हैं। और जैसे कुछ चल फिर भी सकता है और जिसमें गति हो और जो खाना पीना खा सके। अब वृक्ष की बात करें, पेड़ की बात करें, वो गति नहीं करते लेकिन वो खाना और भोजन वगैरह करते हैं, तो क्या है? सजीव हो गए। और निर्जीव जिसमें जान ना हो, मतलब प्लास्टिक, ईटा, पत्थर जो भी है, क्या है? वो क्या है? निर्जीव है। ये बात से आप लोग परिचित ही होंगे। लेकिन भाई अब आपको पढ़ना है जैव प्रक्रम, तो अच्छी तरह से हम आपको बताते हैं जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। हेडिंग दिया यहाँ पे जैव प्रक्रम। अब देखिए, जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम संयुक्त रूप से सजीव जो कि जीव का अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। बिल्कुल बात आप लोग को समझ में आ गया है। अनुरक्षण का मतलब होता है, इंग्लिश में यदि इसका बात करें तो मेंटेनेंस होता है। मतलब आप अपने शरीर का किस तरह मेंटेन करता है। हमारे जो शरीर का पार्ट ऑफ बॉडी जो है, जो भी हमारे शरीर का भाग है, वो अपने तरह मेंटेन करता है। यदि मैं आपको, जैसे कि मैं आपको एक पुस्तक दूँ, आप उसका बोल दे कि यदि मैं कि उसका आपको मेंटेनेंस करना, अच्छी तरह से रखना है, तो आप उसे सेफली किसी ना किसी तरह से रखते हो। तो उसी तरह से जो प्रक्रम होते हैं जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं, हर चीज़ से बचा के रखते हैं, वैसे प्रक्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया भाई? टेंशन मत लो, आप लोग को हर बात एक एक करके क्लियर करूँगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए जैव प्रक्रम के टाइप्स। इसको 4 भागों में बांटा गया है। जैव प्रक्रम को कितने भाग में बांटा गया? 4 भाग में। बेसिकली आप लोग समझते चलिए। अब यहाँ पे है पोषण। बिल्कुल हम लोग पोषण को भी अच्छी तरह समझेंगे। दूसरा हमने लिखा यहाँ पे शोषण और वहन और उत्सर्जन। भाई टेंशन मत लो, आपको पोषण, शोषण, वहन और उत्सर्जन सारी बात आप लोग को क्लियर समझाएंगे एक एक करके, हटा हटा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए पोषण किसको कहते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा भी होगा, याद भी होगा। पोषण किसको कहेंगे? भोजन ग्रहण करना और पचे भोजन का अवशोषण करना और शरीर द्वारा अनुरक्षण का के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है। इसका एग्जाम्पल आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। देखिए, आप खाना खाते हो, वो पचता है। क्यों खाना खाते हो? तो आप किसी न किसी कार्य करने के लिए खाना खाते हो। उससे खाना खाने से क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होता है, और ऊर्जा उत्पन्न होने से क्या होता है? हम कोई भी कार्य आसान तरीक़ा से कर सकते हैं, ताकि हमारे शरीर में जान रहेगा। थोड़ा सा मजबूत नहीं रहेंगे तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो भाई 2 किलो का वज़न भी उठाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग को खाना ज़रूरी है, और खाना खाने के बाद हमारे शरीर में वो खाना जो है पचता है और हमारे शरीर में अवशोषण होता है, और उसके लिए शरीर द्वारा अनुरक्षण का उपयोग भी करता है। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? पोषण कहेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए, अब पोषण को जो है 2 भागों में बांटा गया। पोषण के आधार पर जीवों को 2 भाग में बांट दिया गया। अब देखिए, सब तरह का पोषण करते हैं। अब कैसे कैसे करते हैं समझिए। पोषण 2 तरह के होते हैं, बिल्कुल समझिए। एक हो गया स्वयं पोषी पोषण, दूसरा हो गया विषम पोषी पोषण। बिल्कुल आसान तरीका में हम आपको समझाते हैं। स्वयं पोषी पोषण क्या हो गया और विषम पोषी पोषण क्या हो गया। देखिए, स्वयं पोषी पोषण, इसके नाम से ही इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। स्वयं पोषी मतलब खुद से पोषण करता होगा। देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण से उपस्थित सरल
अजैव पदार्थ जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। इतना बड़ा याद नहीं होगा। तो वैसा जीव जो खुद से पोषण करे, स्वयं पोषण कर सके, जो खुद से भोजन बना सके, उसे हम लोग स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हरे पेड़ पौधे की मैं बात करूं, अब बताइए, हरे पेड़ पौधे आपसे रोटी सब्जी तो मांगने नहीं आता है, वो खुद से पोषण करता है। तो हरे पेड़ पौधे क्या हो गए? स्वयं पोषी पोषण हो गया। आगे आइए, विषम पोषी पोषण, दोनों साइड समझते हैं। विषम पोषी क्या होगा? तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, मतलब निर्भर रहते हैं। अब देखिए, मानव व अन्य जीव। अब मानव जो है, हम लोग किस चीज़ पर आश्रित रहते हैं? पेड़ पौधे पर आश्रित रहते हैं। अब मक्का होगा, गेहूँ होगा, उस चीज़ यदि नहीं हुआ तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो पेड़ पौधे पे हम लोग आश्रित रहते हैं। और अन्य जीव की मैं बात करूं, जैसे कि शेर हो गया, शेर जो है हिरन के लिए तरसते रहता है, भाई हिरन मिले तो उसको मांस वगैरह खा के हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो शेर क्या हो गया? विषमपोषी पोषण हो गया। अब बिल्कुल एक और चीज़ हम आपको समझाएंगे, देखिए टेंशन मत लेना, पूरा चीज़ आप लोग को क्लियर करके बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, हम स्वयं पोषी पोषण यदि पूछे, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, स्वयं पोषी पोषण जो है, हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और सकते में होते हैं। ठीक है, ये देखिए, स्वयं पोषी पोषण, हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? स्वयं पोषी पोषण हो गया। तो बिल्कुल आप लोग क्लियर हो गया। हाँ, अब कोई इंसान कहेगा कि भाई साहब, हम मानव जो हैं, कि इंसान जो है, हम लोग खाना तो स्वयं से बनाते हैं, भले आप रोटी सब्जी अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन आपको पता होगा यदि पेड़ पौधे नहीं होगा, गेहूं की खेती नहीं करेंगे, गेहूं नहीं हुआ, मक्का नहीं हुआ, यदि दाल नहीं हुआ, तो खाना पे दुश्वार हो जाएगा, खाना नहीं बनेगा, चूल्हा चौका बंद हो जाएगा, आपको भी पता है। तो पेड़ पौधे तो किसी से कुछ मांगता नहीं, वो खुद कर लेता है। हम लोग उस चीज़ पेड़ पौधे पे आश्रित रहते हैं, इसलिए हम लोग क्या होंगे? विषमपोषी पोषण हो गया। और स्वयंपोषी जो खुद से हर चीज़ कर ले, उसे स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। आगे यहाँ पे आ जाइए। अब आपको कुछ समझना है जो कि VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर पूछा ही जाता है भाई। तो प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, इसको अच्छी तरह समझिए। अब प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है। देखिए एक और चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपने पढ़ा क्लोरोफिल, अब आपको पता होगा पेड़ पौधे का रंग कैसा होता है, तो कहेंगे सर हरा होता है। तो हरा भाई क्यों होता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में पूछे जाएंगे। क्लोरोफिल, तो आप लोग आंसर करेंगे पेड़ पौधे का जो रंग हरा होता है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। और आप यहाँ पे समझ लीजिए प्रकाश संश्लेषण, एक बार मैं और आपको बताने की कोशिश करूँगा। वह प्रक्रम जिसमें स्वयंपोषी बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तन कर देता है, वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन कर देता है। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिएक्शन है जो कि हम आपको बाद में समझाएंगे। हालांकि आपको पता होगा केमिस्ट्री में ये सारे समीकरण जो है हम आपको समझा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे है CO2, जैसा कि आप लोग को पता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये हो गया H2O। तो यहाँ पे है C6CO2 और यहाँ पे है 12H2O। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल करके, मतलब सूर्य के प्रकाश में जब ये परिवर्तन होता है C6H12O6, ठीक है, और यहाँ पे प्लस C6O2 प्लस 6H2O, ठीक है, ये बनाता है। तो बिल्कुल आप लोग को पता होगा C6H12O6 जो है क्या है? ग्लूकोज का सूत्र है, आप लोग को याद ही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे देख रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता कच्ची सामग्री। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यकता कच्ची सामग्री क्या होगा? तो सबसे पहला हो गया कि सूर्य की प्रकाश की ज़रूरत होता है। दूसरा क्या होगा? क्लोरोफिल, कच्चा सामग्री हम आपको बता रहे हैं। और तीसरा क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। स्थलीय पौधा जो होते हैं इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। आप लोग को पता होगा, देखिए पेड़ पौधे सरकार द्वारा बताया जाता है कि पेड़ पौधे लगाना चाहिए। भाई क्यों लगाना चाहिए मैं आपको बता दूं।
पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन छोड़ते क्या है भाई, वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, वो क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और हम लोग जो मानव जाति है, प्रश्न हम मानव जाति की बात करेंगे, मानव क्या है, ये ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, बिना ऑक्सीजन के पल भर में टिकट कट सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है बदले में, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और बाइक जो चलाते हैं, बाइक का जो धुआं निकलता है वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। और ये भाई साहब पेड़ पौधे जो है इसे ग्रहण कर लेते हैं और स्वच्छ हवा हम लोग को देते हैं। इसलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे एक बार अपने लाइफ में जरूर 1-2 पेड़ पौधे लगाना चाहिए। अगला आ जाते हैं कच्ची सामग्री में, जल में। जल स्थलीय पौधा जड़ों द्वारा मिट्टी से जल प्राप्त कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। जड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे के जो जड़ होते हैं इस तरह से बिखरे हुए, वो क्या होते हैं, पेड़ पौधे जमीन से नमी के द्वारा वो क्या कर लेते हैं, जल ग्रहण कर लेते हैं। आगे आइए, आगे हम आपको समझाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। अब क्या क्या घटना होती है तो बिल्कुल समझिएगा। पहला हो गया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करना। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषण करना। जो देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण जो अवशोषित करते हैं, प्रकाश ऊर्जा जो अवशोषित करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, क्लोरोफिल के द्वारा अवशोषित करते हैं। और पेड़ पौधे का रंग जो होता है हरा होता है, किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण ही हरा होता है। और बच्चे लोग को ये कमेंट करके बताना है दूध का रंग उजला क्यों होता है, जो जानते होंगे वो जरूर कमेंट करके बताएंगे। दूसरा कंडीशन है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करना, जल अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना, बिल्कुल समझे। तीसरा पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। तो ये बिल्कुल ये सारा चीज घटनाएं होती हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, समझिए। आइए आगे हम लोग समझते हैं, एक एक पॉइंट को अलग अलग करके समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रंध्र, जिसको बोला जाता है स्टोमाटा। ठीक है, देखिए रंध्र क्या होते हैं आपको पता होगा, पेड़ पौधे सांस भी लेते हैं भाई। पेड़ पौधे को नाक नहीं होता है ना, जैसे कि हम लोग को नाक दे रखा है भगवान, तो वो नाक नहीं होता, लेकिन वो सांस लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, बिल्कुल समझते हैं। पत्ते की सतह पे जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उसे ही हम लोग रंध्र कहते हैं। ठीक है, और रंध्र का जो मुख्य कार्य क्या होता है वो समझिए। पहला कार्य हो गया प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। मतलब नहीं समझे, जैसे कि आप लोग नाक से ही सांस लेते हैं, हम लोग भी नाक से ही सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं नाके से। तो ये जो होते हैं इसका जो है गैसों का आदान प्रदान मतलब आता जाता है किसके द्वारा, वही छिद्र द्वारा आता जाता है। और दूसरा काम हो गया रंध्र का, जो रंध्र का ही दूसरा काम हो गया वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकाला जाता है। तो बिल्कुल समझ गए। अब आपको हम एक पिक्चर की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं। ये वाला जो आप लोग डायग्राम देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, ये हो गया सहायिका कोशिका। ये क्या हो गया, सहायिका कोशिका। और ये वाला पत्ते का ये भाग दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है, ये हो गया अधिचम्र कोशिका, ये वाला पार्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो है द्वार कोशिका हो गया, ये छोटे छोटे अंडाणु की तरह दिखाई दे जा रहा है, अंडे की तरह, ये द्वार कोशिका हो गया। और इसके बीच में जो ये वाला पार्ट आप लोग देख रहे हैं, जहाँ पे हम पेन घुमा रहे हैं, ये क्या हो गया, रंध्र छिद्र हो गया। बिल्कुल समझे। अब चित्र में यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जो सारी बात हम आपको समझा दिए। रंध्र पत्ती की सतह पे सूक्ष्म छिद्र शोषण गैसों के विनिमय तथा वाष्प उत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते हैं। मतलब जो है, जो वो रंध्र होते हैं वो खुलते हैं और बंद होते हैं। जो उसका काम होता है गैसों का आदान प्रदान करके वो बंद और खुल जाते हैं। और आपका कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन होगा, सर हम वो छिद्र देख क्यों नहीं पाते, बहुत बड़े पत्ते ले लेते हैं लेकिन देख नहीं पाते। मेरे भाई वो जो है नग्न आँखों से इतना छोटा छिद्र होता है कि उसे हम लोग नग्न आँखों से, मतलब जैसे हम लोग देखते हैं उस आँख से नहीं देख पाएंगे। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट जो वगैरह वगैरह है उसके जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम लोग उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। आगे हम लोग चलिए देखते हैं। आइए अब हम लोग समझ लेते हैं विषमपोषी पोषण। ठीक है, विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। चलिए, विषमपोषी पोषण का हर पार्ट से हम आपको वाकिफ कराते हैं। बिल्कुल एक एक पार्ट, आपको कोई पार्ट नहीं छूटेगा, बुक का हर पार्ट आपको पढ़ा देते हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा सकते हैं। देखिए, विषम पोषण जो है, विषमपोषी पोषण को 3 भाग में यहाँ पे हम बांट दिए हैं। बिल्कुल समझिए। सबसे पहला भाग हो गया प्राणी समपोषण, प्राणी समपोषण। तो इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं भाई, क्या होता है प्राणी समपोषण। इसमें जीव जो होता है संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण करते हैं तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। उसका पाचन जो होता है शरीर के अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अंदर कर लेते हैं। अंतःग्रहण का मतलब क्या होता है, अंदर कर लेते हैं। और उसके बाद उनका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आपको उदाहरण के तौर पे बता दें अमीबा और मानव। जैसा कि आप लोग को पता है, मानव की एग्जाम्पल देते हैं। अमीबा बहुत बच्चे नहीं देखे होंगे, तो हम लोग रोटी भात जो भी होते हैं खा लेते हैं, उसके बाद हमारा शरीर में जो है भोजन जो है अंदर में ही पच जाता है। ठीक है, आगे हम लोग समझ लेते हैं मृतजीवी पोषण। बिल्कुल समझिए, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। जो होते हैं मृतजीवी पोषण कैसे होते हैं इसको समझिए। मृतजीवी पोषण अपना भोजन मरे हुए जीव से करते हैं, वो भी सड़ा गला हुआ, जो सड़ जाते हैं गल जाते हैं उसी से करते हैं, और कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे फफूंदा और कवक हो गया, ये दो एग्जाम्पल हम आपको बता दिए। अब आगे आ जाइए आप लोग परजीवी पोषण पे। बिल्कुल समझिए, परजीवी पोषण जो होते हैं, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उसमें अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा, आपके शरीर में बहुत सारे भाषा में अलग अलग भाषा में अलग कहते हैं। तो इधर बोला जाता है ढील, जो माथे में रहता है, और इंग्लिश में उसको जू भी बोला जाता है, जो कि बाल में जो काटते रहता है, छोटे छोटे कीड़े टाइप का रहता है, काला सनक, जिसको इधर ढीला वगैरह भी बोला जाता है। आपके इधर क्या बोला जाता है आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अमरबेल, जू, फीता कृमि जो कि छोटे छोटे जीव होते हैं, मतलब एक कीड़े टाइप के होता है फीता कृमि। ठीक है, तो ये जो होते हैं परजीवी पोषण होते हैं, किसी के शरीर में जाकर चिपक जाते हैं और अपना भोजन वो कर लेते हैं। जैसे कि जू हो गया, ढीला हो गया शरीर में, बाल में, तो क्या करते हैं माथे में जाके चिपक लेते हैं, खून चूस लेते हैं, वो उसका ये कार्य हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। यहाँ पे हम आपको पहले बताते हैं अमीबा के पोषण के बारे में, एक एक पॉइंट आपको समझना है, बिल्कुल आसान तरीका। उसके बाद हम लोग पैरामीशियम के पोषण के बारे में समझेंगे। ठीक है, यहाँ अमीबा के पोषण के बारे में समझिए। अब यहाँ पे मैंने एक अमीबा का स्ट्रक्चर बनाया है और अलग अलग टाइप से 4 टाइप से इसको समझाने की कोशिश की। बिल्कुल समझिएगा, अमीबा जो होते हैं भोजन अपना पादप की सहायता से घेर लेते हैं। इसका जो मुख होता है, ये यहाँ वाला मुख जो है खाद्य कण जो लिखा हुआ है, ये खाद्य कण है, और ये वाला जो है सेंटर हो गया अमीबा का। ये क्या करते हैं, अमीबा में एक तरीका है, क्या तरीका है, देखिए ये भोजन है। ठीक है, ये भोजन है, मैंने कलम से जो डॉट बनाया, ये अपने चारों तरफ से इसको घेर लेता है, अंदर कर लेता है। ठीक है, उसको घेर लेता है, क्या करता है अमीबा, घेर लेता है। दूसरा कंडीशन है खाद्य रितिका, समझिए। दूसरा पॉइंट में हम आपको बताएं, ये अपने मुंह में जब चारों तरफ से घेर लेते हैं पादप कूट पाद में, तो वो क्या होते हैं, खाद्य रितिका से जटिल पदार्थ को विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। यहाँ पे देखिए खाद्य रितिका में खाद्य कण को ये अंदर तो ले ही लिया, अब बचा हुआ जो अपच कोशिका की सतह की ओर घेर लेता है इसमें। और आप लोग को आगे चीज़ भी, ये सारी चीज़ के बारे में हम डिटेल से समझेंगे अमीबा के बारे में भी। ठीक है, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है, बाद में क्या करता है वो जो है शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है जो बचा हुआ भोजन रहता है। सबसे पहला काम क्या होता है, अमीबा चारों तरफ से अपना घेर लेता है और पादप के फुटपाथ से उसको मुख्य रूपतः घेरने की कोशिश करता है, जो भी पदार्थ रहता है उसको घेर के दबोच लेता है चारों तरफ से। उसके बाद खाद्य रितिका में क्या करता है, ये खाद्य कण को खा लेते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ पदार्थ रहता है, जो खाना को घेरा था उसने, जो बच जाता है उसको वो बाहर निकाल देता है सतह। ठीक है, आगे हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम का पोषण किस तरह होता है तो वो बिल्कुल समझेंगे। पैरामीशियम पक्षवा और भोजन एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। पैरामीशियम में क्या होता है, एक विशिष्ट स्थान, मतलब विशिष्ट स्थान का मतलब ये हुआ एक अलग स्थान होते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है और आप लोग को भी पता है, हम लोग भोजन ग्रहण कहाँ से करते हैं, मुंह से करते हैं, चारों तरफ से घेर के तो नहीं करते हैं। तो उसी तरह पैरामीशियम जो होते हैं एक विशिष्ट स्थान से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका को पूरी तरह से कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है, ये पक्षाभ जो होता है, पक्षाभ। ठीक है, तो आगे हम इसको अच्छी तरह समझते हैं। ये फ्रेंड्स, अब हम लोग समझ लेते हैं मनुष्य में पोषण। अब मनुष्य में पोषण तो आप लोग अच्छी तरह समझते ही हैं कि मनुष्य पोषण कैसे करते हैं, लेकिन आप भी एक दो मनुष्य आप लोग को पता ही होगा ज़्यादातर, इसमें ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं। देखिए मनुष्य में पोषण अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वीकृतिकरण और बाह्य क्षेपण। ठीक है, बिल्कुल समझिए। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तारित तक एक लंबी नली है। देखिए भाई यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा सा हम आपको पिक्चर भी दिखाएंगे, टेंशन मत लेना मेरे भाई। सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला हम लोग का क्या काम होता है, मुंह में भोजन को अंतःग्रहण करते हैं। उसके बाद दांत का क्या काम होता है, भोजन को चबाना और जिह्वा
जो कि हम लोग जी बोलते हैं, भोजन की लार के साथ पूरी तरह मिलाते हैं, मतलब मिला देते हैं जी। और आप लोग को पता है टेस्ट किस चीज़ से लिया जाता है, जी से ही लिया जाता है, ठीक है। और भोजन में जी में आप लोग को पता है पानी टाइप का रहता है, बहुत ठंडा रहता है, ठीक है। वो लार जो होता है वो पूरी तरह से उसमें मिलाते हैं खाने में, और वो क्या करते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या होता है, लार ग्रंथि से निकलने वाला रस जो होते हैं, लार रस या लार कहते हैं, जो स्टार्च लार एमिलेंस एंजाइम को माल्टोस शकरा, ठीक है, इसको ये भी बोला जाता है माल्टोस शकरा। अब यहाँ तक तो पहुँच गया लार तक। अब भोजन ग्रासिका समझिए, ठीक है, भोजन ग्रासिका। तो भोजन ग्रासिका क्या काम होते हैं, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका की कर्माकुचक गति जो होते हैं द्वारा ले जाते हैं, और उसके बाद उसका क्या काम होता है हम आपको आगे समझाते। देखिए यहाँ पिक्चर में सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, भोजन मुख में लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे दांत से उसको चबाते हैं। उसके बाद जीवा का क्या कार्य होता है, जीवा अपना भोजन लार के साथ पूरी तरह मिला देते हैं। उसके बाद ये नली जो बना हुआ है, ये नली के साथ ग्रासिका ले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जिसका होता है ये जाता है भोजन यहाँ अमाशय में, भोजन अमाशय में जाता है। और आपको छोटी आंत बड़ी आंत सारा आंत हम आपको बढ़ाएंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। ये सारा यहाँ पे जो है वेस्ट जो बच जाता है भोजन इस नली द्वारा वापस यहाँ पे निकल जाता है, जो आप लोग को पता है। तो ये हो गया एक तरह से मानव पाचन तंत्र, ठीक है। आगे हम आपको और सारा चीज़ भी इसका डिटेल्स समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दूं कि भाई जो बच्चे जो है इसका पिक्चर ड्रॉ करने के लिए नहीं सीखा भाई, तो स्क्रीनशॉट अभी ले सकते हो आप लोग, और स्क्रीनशॉट लेके इसको ध्यान से देखना। और हाँ, ये वाला ना मानव पाचन तंत्र का 5 नंबर का लगभग कभी काल पूछ देता है बोर्ड एग्जाम, इसलिए आप लोग इसको याद रखेंगे। यहाँ तक ये वाला जो है द्रास हो गया, और ये वाला अग्नाशय हो गया, ये वाला पीठ, ये पिक्चर जो दिख रहा है अग्नाशय हो गया, और ये वाला जो है पीत नली हो गया, ये पीत नली, ठीक है। और पीत का भंडार करता है यहाँ पे, पीत नली के जस्ट ऊपर जो रहता है पीत का। और ये यकृत हो गया, यकृत, ठीक है, ये वाला पार्ट क्या हो गया, यकृत। ये ग्रासिका हो गया जो मुंह से जुड़ा हुआ नली होता है, जो खाना हम लोग गिलते हैं, ठीक है, गला से, ठीक है। इसका पिक्चर आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग पूर्ण रूपेण समझने की कोशिश कीजिएगा। हम आपको अमाशय बताते हैं। अमाशय जो होते हैं जठर ग्रंथि से जुड़ा होता है, ठीक है। और ये जो है जठर ग्रंथि को हम 3 भाग में बांट चुके हैं। यहाँ पे देख लीजिए 3 भाग में जाता है। एक होता है पेप्सिन, और एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और एक होता है श्लेष्मा, ठीक है। इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। जो पेप्सिन होते हैं पाचक एंजाइम को प्रोटीन का पाचन करता है, पाचक एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है। ये जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होते हैं अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे श्लेष्मा देखिए, अमाशय के आंतरिक स्तर जो होते हैं उसको अम्ल से रक्षा करता है, ठीक है। आप लोग को ये सारा चीज़ समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे ये चीज़ समझ लीजिए, चौथा नंबर जो है समझ लिए क्षुधांत्र क्या होते हैं, बिल्कुल इसके बारे में समझ लीजिए। आंतरस, सबसे पहले आ जाइए यहाँ पे आंतरस के बारे में हम आपको समझाते हैं। इसको हम जो है 3 भाग में बांट चुके हैं, देख लीजिए। एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, और तीसरा प्रोटीन। बिल्कुल समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट उसको हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज में रखे हैं, और ये वसा जो होते हैं, वसा हमारे शरीर में वसा अम्लीय, वसा अम्लीय, और यहाँ पे अमीनो अम्ल, ठीक है। अब यहाँ पे ये समझिए अकृत तथा अग्नाशय से स्रावित होकर, मतलब स्रावित बाहर प्राप्त करता है, श्रावण प्राप्त करता है, ठीक है। यकृत तथा अग्नाशय से श्रावण प्राप्त करता है। और यकृत जो है, यकृत पित्तरस और पित्त लवण, यकृत पित्तरस और पित्त लवण। तो यहाँ पे क्या होते हैं, वसा होते हैं, और पित्त लवण जो होते हैं, पित्त लवण जो होते हैं बड़ी गोलिकाओं से एमोसलीकरण छोटी गोलिकाओं तक। अब यहाँ पे बी जो है अग्नाशय, हम आपको बता दें अग्नाशय रस जो होता है उनका क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। अग्नाशय को यहाँ पे हम लिखे एमिलेस एंजाइम, और यहाँ पे लिखे हैं ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। देखिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आगे भी अब प्रोटीन, ट्रिप्सिन यहाँ पे जो है ट्रिप्सिन और प्रेप्टॉन्स। वसा जो है लाइपेज से वसा अम्ल प्राप्त करते हैं। स्टार्च एमिलेस और ग्लूकोज प्राप्त होते हैं, स्टार्च से एमिलेस और ग्लूकोज प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे तीसरा जो है दार्थ रोम क्या होते हैं, अवशोषण की सतह को क्षेत्रफल बढ़ाता है, अवशोषण का जो सतह होता है उसका क्षेत्रफल बढ़ा देता है। आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग समझे, दार्थ रोम जो होते हैं अवशोषण की सतह को क्षेत्रफल उसका बढ़ा देता है, ठीक है। इसका क्या करता है, क्षेत्रफल बढ़ा देता है। आगे आ जाइए।
जो हम आपको बताते हैं पूरा स्ट्रक्चर अलग अलग करके हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। वृहदांत जो जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर देता है, जल का अवशोषण करता है, वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर देता है। तो आपको मैं बता दूं जो कि शरीर में, जैसे कि आप लोग को पता है जो हमारे शरीर से क्या होता है, पसीना वगैरह निकलता है ना जी, तो ये वही वृहदांत का जो कार्य होता है, जल का अवशोषण कर वर्ज्य पदार्थ जो गुदा होते हैं हमारे शरीर में, मांस होते हैं, उससे बाहर कर देता है, ये जल का अवशोषण करके वृहदांत, ठीक है। 5 तक हम आपको बता दिए, आगे हम आपको बताते हैं। अब हम आप लोग को समझा देते हैं शोषण, ठीक है। अभी तक ने आप लोग देखा, अब हम आपको शोषण समझाते हैं। देखिए शोषण, पोषण प्रक्रम के दौर ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय शोषण कहते हैं। तो शोषण आप लोग को समझ में आ गया कि पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री उपयोग कोशिका में होता है, जिसमें विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में भोजन का विखंडन कोशिकीय शोषण कहलाता है। अब देखिए भिन्न पदार्थों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन बताते हैं। तो भाई ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यदि पूछे तो आप लोग को आंसर करना है C6H12O6, ठीक है। ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। अब ग्लूकोज के बारे में हम आपको 1-2 पॉइंट्स और भी बता देते हैं। देखिए ग्लूकोज 3C पायरोवेट ऊर्जा प्लस पायरोवेट ऊर्जा के बारे में समझिए। तो ये कैसे होते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे ईस्ट और किण्वन में होते हैं। लैक्टिकल अम्ल प्लस ऊर्जा हमारी पेशी के कोशिका में होते हैं। और ये समझ लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। तो ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्राप्त होते हैं। कब प्राप्त होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्राप्त होते हैं, और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में प्राप्त होते हैं। ये जो होते हैं ऑक्सीजन के अभाव में प्राप्त होते हैं, लैक्टिकल अम्ल ऊर्जा और हमारी पेशी में कोशिका, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन जब नहीं रहेगा तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे ईस्ट और किण्वन में होते हैं, ठीक है। और ये लैक्टिकल अम्ल जो होते हैं, लैक्टिकल अम्ल प्लस ऊर्जा हमारी पेशी कोशिका में प्राप्त होते हैं जब ऑक्सीजन का अभाव हो, और ऑक्सीजन का जब उपस्थिति हो तो कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ये सारा चीज़ होता है। चलिए शोषण के बारे में हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। और ये ना भाई साहब भी आई है, इसको आप लोग अच्छी तरह समझे। शोषण 2 टाइप के होते हैं, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं वायवीय शोषण किसको कहते हैं। तो वायवीय शोषण में क्या होते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं वायवीय शोषण, और ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होता है। किसमें, वायवीय शोषण में। और यहाँ पे यह कोशिका द्रव एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसको आप लोग 36 ATP कह सकते हैं, ठीक है, 36 ATP, ठीक है, जो कि मानव में, उदाहरण के लिए आप लोग मानव को भी ले सकते हैं वायवीय शोषण में, ठीक है। पहला बात आपने क्या सीखा, यदि आप लोग को अंतर बोल दिया जाए इस दोनों में तो आप लोग जरूर इस तरह से ही लिखेंगे, ठीक है। अंतर इधर दोनों साइड के, और वायवीय और अवायवीय भी शोषण में अंतर लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे। अब ये अवायवीय शोषण जो होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, और इसमें दूसरा कंडीशन क्या रहेगा, ग्लूकोज का अपूर्ण, मतलब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है इसमें, लेकिन ग्लूकोज का अपूर्ण मतलब उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिकल अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होता है, ठीक है। और यह केवल कोशिका द्रव में होता है, और इसमें जो है कम ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसे 2 ATP बोला जाता है, जो कि ईस्ट में पाया जाता है। तो बिल्कुल ये सारी बात आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। आइए हम आपको समझाते हैं मानव शोषण तंत्र, बिल्कुल समझेंगे। सबसे पहला क्या काम होता है, नसा द्वार का मतलब ये होता है जो हम लोग नाक से जो सांस लेते हैं वो हो गया। अब ग्रासनी का अर्थ क्या होता है, मैं आपको इससे पहले भी ग्रासनी का अर्थ बता चुका हूँ, जो कि गले में जो एक पाइप टाइप का रहता है जिससे भोजन और श्वास वगैरह जो पेट के अंदर जाता है वो हो गया। और ये हो गया आपको कंठ,
जो कि मैं आपको बाद में पिक्चर भी दिखाऊंगा। और दूसरा जो हो गया आगे श्वास नली में जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, श्वासनी में जाता है, हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद श्वासनिकी में जाता है, ठीक है। उसके बाद वो आ जाता है फेफड़ा में, और फेफड़ा से क्या होता है, कूपिका कोष में जाता है, कूपिका कोष में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, रुधिर वाहिका में। तो आपको मैं एक पिक्चर के द्वारा भी दिखा देता हूँ और इसका कार्य भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हुआ नासाद्वार जो कि नास के द्वारा जाता है श्वसनली में। ये ग्रासनी हो गया, ये ग्रासनी, ये वाला अर्थ क्या हो गया, ग्रासनी। और ये हो गया कंठ, आपको यहाँ पे जो हम लोग भोजन निगलते हैं। और ये हो गया श्वासनली। अब यहाँ पे श्वसनली के बाद आ जाता है श्वासनिक। श्वासनिक यहाँ पे होगा आपको, यहाँ पे श्वासनिक, ये वाला पार्ट जो आप लोग देख रहे हैं ये श्वासनिक हो गया। और श्वासनी में यहाँ पे भी जाता है। उसके बाद ये आ जाता है फेफड़ा में। तो फेफड़ा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया, फेफड़ा हो गया, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, फेफड़ा हो गया। उसके बाद ये रुधिर कोशिका वगैरह में जाता है, जो कि मैं आपको ऊपर बता दिया। ये फेफड़ा के बाद कुपिक कोष में जाता है। कुपिक कोष, ये वाला पार्ट जो है कुपिक कोष हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका अलग से पिक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये कुपिक कोष हो गया। उसके बाद कहाँ जाता है, रुधिर वाहिका में चला जाता है। तो श्वसन जो होते हैं, मानव श्वसन तंत्र, इस तरह से आप लोग इसका डायग्राम बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप लोग को ये श्वसन, मानव श्वसन तंत्र बनाना है। सबसे पहला चीज़ तो ये आप लोग, जिसे मैंने दर्शाया यहाँ पे, बिल्कुल नंबर मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत। रसाद्वार, ग्रासिनी, कंठ, श्वासनली, श्वासनी, श्वासनिका और फेफड़ा, कुपिक कोष, रुधिर वाहिका तक आप लोग को दर्शा देना। उसके बाद आपका मन हो तो भाई पिक्चर भी बना दो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से पिक्चर बना सकते हो। एक आदमी का पिक्चर बना दो, यहाँ से नाक वाला फेफड़ा बना दो, ये हड्डी वगैरह तो आप लोग बना ही सकते हो। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग समझ लेते हैं मानव श्वसन की क्रिया किस तरह से होते। इसको हमने दो टाइप से रखा है, अंतःश्वसन और उच्छ्वासन, उच्छ्वासन, ठीक है। दोनों तरह से हम लोग इसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। अंतःश्वसन क्या होते हैं, देखिए अंतःश्वसन के दौरान क्या क्या होता है, बिल्कुल समझिए। वृक्षीय गुहा फैलती है, वृक्षीय गुहा फैलती है और पेशलियों में संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है और यहाँ पे वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु का दाब जो होता है कम हो जाता है और वायु फेफड़ा से भरता है, वायु जो है फेफड़ा से भरता है। जैसे आप लोग को पता है जो वृक्षीय गुहा फूलता है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, हमारे शरीर का जो हृदय होते हैं और ये फेफड़ा होते हैं थोड़ा ऊंचा टाइप का होता है। आप अभी सांस लेके इस चीज़ को देख सकते हैं। अब यहाँ पे समझ लीजिए उच्छ्वसन क्या होता है। उच्छ्वसन क्या होता है, तो वृक्षीय गुहा में अपना मूल आकार में वापिस आ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे ये जो फेफड़ा होते हैं वो फूलते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग छोड़ते हैं तो क्या होता है, वो वहीं पे आ जाता है। पेशलियों में जो होते हैं, पेशलियाँ की पेशियाँ शिथिल हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है, मैंने ये भी बता दिया। और गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु जो है कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ा से बाहर हो जाता है। क्या करता है वो, जो हमारे शरीर में यदि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि भाई मेरे नाक को ये पता नहीं कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उसके बाद वो निकलता भी तो है, वो जो बचा हुआ चीज़ रहता है वो निकल भी जाता है, ठीक है। अंतःश्वसन में एक चीज़ और समझ लीजिए, अंतःश्वसन में सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों का अंदर लेना ही क्या कहता है, अंतःश्वसन कहलाता है। उच्छ्वसन क्या होता है, फेफड़ों से वायु या गैसों का बाहर निकालना क्या होता है, उच्छ्वसन कहलाता है। यहाँ पे अगले पॉइंट से हम आपको समझते हैं, स्थलीय जीव जो होते हैं, स्थलीय जीव जो स्थल पे रहते हैं, मतलब जमीन पे रहते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट आप लोग ये समझ लीजिए, जो जीव जल में रहते हैं, जो जीव जल में रहते हैं वो जल में विलय ऑक्सीजन को उपयोग करते हैं। आप लोग को पता होगा कि जल में भी ऑक्सीजन की मात्रा होती है। भाई ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगी तो आप लोग बताइए मछली जो होते हैं कैसे सांस लेते हैं, ऊपर आके कितना बार सांस लेगा, जो अपने गिल्स द्वारा। मछली यदि आप लोग को पूछ दिया जाए मछली किस द्वारा सांस लेता है तो आप लोग कह सकते हैं गिल्स द्वारा। अब यहाँ पे एक और दो पॉइंट हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, कि कुपिका रक्त व उत्तकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे करता है, बिल्कुल समझेंगे। देखिए वायु जो होता है जैसे कि O2, ठीक है, ऑक्सीजन कुपिका रक्त वाहिका से O2 RBC होमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है, ठीक है। उसके बाद वो क्या कार्य करती है, CO2 का उत्पादन उत्तक में होता है। यहाँ से आप लोग यहाँ आइए, जो कि HbO2 बनाता है। उसके बाद वो धमनी द्वारा CO2 में पहुँचाता है, मतलब ऑक्सीजन को जो है उत्तकों में
पहुंचाता है। उसके बाद उत्तक में क्या करता है, ग्लूकोज की ऑक्सीकरण करता है, उसके बाद CO2 उत्पादन करता है। बिल्कुल समझ गए। आगे आ जाइए, इसका नेक्स्ट चीज आप लोग को समझाते हैं, CO2 का विसरण। CO2 का विसरण यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हम आपको समझाते हैं। CO2 उत्तकों में, CO2 को रक्त वाहिका में, उसके बाद ले जाता है CO2 को रक्त विसरण में, ठीक है। और रक्त विसरण क्या करता है, रक्त वाहिका द्वारा कुपिका, रक्त वाहिका द्वारा कुपिका, और उसके बाद वो क्या करता है, CO2 को कुपिका कोश में विसरण करता है। उसके बाद वो क्या करता है, CO2 को मोचन नसा द्वारा विसरण द्वारा बाहर कर देता है। जैसे कि हम लोग नाक से सांस छोड़ते हैं ना, बाहर निकल जाता है ना, तो उसी तरह से। अब यहाँ पे संवहन समझ लीजिए। मनुष्य में देखिए, संवहन आप लोग को समझाते हैं, जिसे आप लोग वहन आपको हम बताए थे, संवहन समझ लीजिए, ठीक है। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यकता पदार्थ को निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। तो बिल्कुल इस चीज को आप लोग अच्छी तरह समझिए। मनुष्य में जो है भोजन, ऑक्सीजन, अन्य आवश्यकता पदार्थ को निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। तो बिल्कुल ये सारी बात क्लियर हो गया। यदि क्लियर हो गया तो भाई इसी बात पे आप लोग को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। तो भाई नीचे इंस्टाग्राम ID भी होगा, आप लोग को जाकर वहाँ पे फॉलो भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको पढ़ाने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। किस तरह प्रकार है, देखिए आप लोग को पता है धमनी और शिरा, धमनी और शिरा। तो आप लोग को पता है धमनी किसको कहते हैं, शिरा किसको कहते हैं, बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जो धमनी मानव संवहन तंत्र का मुख्य अवयव इस प्रकार है। सबसे पहला यहाँ पे लिखे हृदय, उसके बाद रक्त नलिका जिसको धमनी व शिरा बोला जाता है, वहन माध्यम रक्त लसिका, ठीक है। समझिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रक्त। अब रक्त जो होते हैं यहाँ पे ठोस अवयव और दूसरा द्रवीय अवयव में। जो कि ठोस अवयव होते हैं उसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद द्रवीय अवयव को समझाते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए रुधिर कणिकाएं, रक्त, लाल रक्त, हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे बात एक और प्रश्न आता है, खून का रंग लाल क्यों होता है, तो कहेंगे सर हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। यहाँ पे रक्त, लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त, 3 टाइप का आपको बता दिए। रक्त जो है 3 टाइप का बताया, लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कणिकाएं, O2, CO2 और CO2 का वहन और हीमोग्लोबिन जो कि Hb लाल रक्त को लाल रंग देता है, ठीक है। बिल्कुल समझिएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है, उसके बाद हीमोग्लोबिन जो Hb बनाता है जो कि रक्त को लाल रंग देता है, ठीक है। बिल्कुल समझिए। अब श्वेत रक्त समझिए, कणिकाएं शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक होते हैं। कौन, श्वेत रक्त जो होता है, व्हाइट ब्लड जिसको बोला जाता है, वो क्या करते हैं, शरीर को रोग मुक्त करने के लिए वो सहायक होते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए प्लेटलेट्स जो होते हैं रक्त, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अब आपको एक और प्रश्न हम आपको देते हैं, रक्त को थक्का बनाने के काम कौन सा विटामिन करता है, ये भी आप लोग कमेंट करके ही बताना। तो प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स जो होते हैं रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है। अब आइए द्रवीय अवयव में प्लाज्मा। सबसे पहले समझिए प्लाज्मा, पीले रंग का तरल पदार्थ जिसमें 90% जल होते हैं, तथा शेष अवयव जैविक प्लाज्मा प्रोटीन तथा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जैविक खनिज तत्व होते हैं। प्लाज्मा जो होते हैं मानव शरीर में पाए जाते हैं, और प्लाज्मा जो है बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें 90% क्या होते हैं, जल होते हैं। शेष अवयव जो प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, ठीक है, जैविक खनिज तत्व होते हैं, ठीक है। तो आप लोग प्लाज्मा भी बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए। और रक्त जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त, श्वेत रक्त और रक्त, तीनों टाइप से हम आपको बता दिए, बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। रक्त वाहिका, इसको 2 टाइप से बांटा गया है। यहाँ पे आ जाता है बात, पहला बात यहाँ पे आ गया धमनी, दूसरा बात आ गया शिरा। भाई ये साहब ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अभी लिख लो, याद कर लो, ठीक है। धमनी, अब धमनी का क्या कार्य है वो समझ लीजिए। धमनी जो होते हैं ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाते हैं। अपवाद फुफ्फुस, धमनी, फुफ्फुस और धमनी। अब यहाँ पे उसी तरह से शिरा समझिए, शिराएं विभिन्न अंगों से अनुऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके आपस हृदय में आती है
वो अपवाद हो गया फुफ्फुस शिरा, लेकिन ये अपवाद है, दोनों ये चीज़ जो है ये अपवाद है। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा ये अलग कार्य करते हैं, इसका उल्टा कार्य होता है, जो अपवाद हो जाते हैं। ठीक है, आगे समझिए। धमनी जो है भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है धमनी का, और ये शिरा जो होता है, शिरा का जो भित्ति होता है वो कम मोटी और कम लचीली होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वॉल्व नहीं होते, इसमें क्या होते हैं, वॉल्व नहीं होते, इसमें वॉल्व होते हैं। और यहाँ पे धमनी के बारे में समझिए, ये सतह नहीं होते, इसमें जो है ये सतही नहीं होते हैं और उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं। डीप सेटेड ये जो होता है सतही होते हैं, ये सतही नहीं होते, ये सतही होते हैं। तो भाई साहब धमनी और शिरा का अंतर आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। आगे आ जाइए, आगे हम आपको बताते हैं। तो आगे आ जाइए, हम आपको समझाते हैं यहाँ पे मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शन के लिए रेखांचित्र। ठीक है, बिल्कुल समझिए। मानव हृदय एक पंप की तरह होते हैं जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करते हैं, परिसंचरण कहते हैं। बिल्कुल आप लोग को पता होगा, मानव का जो हृदय होते हैं, जो ये हृदय होते हैं, ये वाला पार्ट जो है हृदय होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे शरीर में जो है ब्लड जो होते हैं, रुधिर जो होते हैं, खून, उसको वो पंप करते रहते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में जो एक मानव स्वस्थ शरीर में कितने लीटर खून होते हैं, 4 से 5 लीटर खून होते हैं, आप लोग को भी पता है। अब दूसरा आपको बता दें, अलिंदा की अपेक्षा नली के पेशीय भित्ति मोटी होते हैं, क्योंकि निलय की पूरी शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भोजन होता है। अब यहाँ पे महाधमनी के बारे में हम आपको थोड़ा सा यहाँ पिक्चर डायग्राम देख लीजिए, ये वो 3D डायग्राम से आप लोग समझिएगा, लेकिन यहाँ पे समझ लीजिए, ये वाला जो भाग होता है ये हृदय का भाग है, और हृदय में हम आपको बताते हैं ऊपरी शरीर का ऊपरी सतह हो गया, और भाग से महाशिरा का दाईं अलिंदा हो गया, ये वाला साइड जो होते हैं। और यहाँ पे फुफ्फुस धमनी जो होते हैं, फुफ्फुस शिराएँ होते हैं, और हम आपको ऊपर में बताए थे बायां अलिंदा हो गया, ये बाईं निलय हो गया, और शरीर के निचले भाग से महाशिरा दाईं निलय और विभाजक हो गया। ये सारा चीज़ होते हैं कहाँ पे, हार्ट में, जो कि आपको हृदय बोलते हैं जिसको। ठीक है, अब यहाँ पे और चीज़ भी हम आपको क्लियर करते हुए आगे चलेंगे। तो मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट, तो हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, अब लसिका क्या होता है समझिए, एक तरल ऊतक होते हैं जो रुधिर प्लाज्मा की तरह, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, लसिका वहन में सहायता करते हैं। लसिका क्या होते हैं, एक तरल ऊतक होते हैं जो रुधिर प्लाज्मा की तरह है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन भी होते हैं जो कि लसिका वहन में सहायक होते हैं। अब पादपों में वहन समझिए, पादपों में वहन जो है जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से होते हैं, पादपों में वहन। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम के वजह से होता है। अब जाइलम क्या है, फ्लोएम क्या है, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। तो आइए हम आपको समझाते हैं जाइलम देखिए, यहाँ पे देखिए, जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल, खनिज, लवण का वहन करता है, जबकि फ्लोएम ठीक है, पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। तो जाइलम और फ्लोएम आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आगे हम आपको बिल्कुल समझाते हैं। जाइलम क्या करते हैं, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त, मतलब मृदा क्या हो गया भाई, मरा हुआ चीज मत समझना, मृदा का मतलब होता है मिट्टी से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण जो होते हैं, प्रकाश संश्लेषित पादपों को उत्पादों को पौधे के अन्य भागों में वहन करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इस बार। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते जल मृदा के जड़ों में प्रवेश करता है तथा इसी के साथ जल स्तंभ निर्माण करता है, जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है, और यही दाब जल के ऊंचे वृक्षों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। बिल्कुल क्लियर हो गया। और ये पॉइंट समझ लीजिए, यही जल पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाते हैं। यह प्रक्रम वाष्प उत्सर्जन प्रक्रम कहलाता है। अब यहाँ पे समझ लीजिए, इस प्रक्रम द्वारा पौधे के निम्न रूप से में सहायक मिलता है, पौधे को निम्न रूप से सहायक मिलता है। क्या मिलता है समझिए, पहला तो हो गया जल के अवशोषण द्वारा जड़ से पत्तियों
तक जल एवं विलय खनिज लवणों को ऊपरी मुखी गति में सहायक होते हैं। जल के अवशोषण जड़ से पत्तों तक जल तथा विलय खनिज लवणों को ऊपरी मुखी में गति में सहायक होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा, पौधों में ताप का नियमन भी सहायक होते हैं। आगे समझिए बिल्कुल आसान तरीका से। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण पौधे में किस प्रकार होते हैं समझिए। तो प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादों का वहन स्थानांतरण करता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादकों को वहन स्थानांतरण करता है, जो कि फ्लोएम उत्तक द्वारा होता है। दूसरा कंडीशन है, स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी द्वारा सिराओं में होते हैं। तीसरा पॉइंट है, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा का प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज ग्लूकोज नहीं समझिएगा, सुक्रोज फ्लोएम उत्तक में एटीपी ऊर्जा से प्रसारण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। अब आगे समझ लीजिए आप लोग यहाँ पे मानव में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिए। एक भी पॉइंट हम आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, सारा पॉइंट्स क्लियर करेंगे। समझिए, मानव में उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव में उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपचायी क्रियाओं के जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निष्कासन होता है, उसे उत्सर्जन कहलाते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव इन विशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार हैं। पहला हो गया एक जोड़ा विक्र, मतलब जिसको इंग्लिश में आप लोग को पता होगा किडनी बोलते हैं। दूसरा हो गया एक जोड़ा मूत्र वाहिना, ठीक है, वाहिनी। तीसरा हो गया एक मूत्राशय, ठीक है, ये हो गया एक मूत्राशय। और चौथा का हो गया एक मूत्र मार्ग। तो बिल्कुल एक जोड़ा का मतलब होता है जो किडनी होते हैं हमारे पास, दो किडनी होते हैं, बिल्कुल आप लोग सुने होंगे, दो किडनी होते हैं, एक जोड़ा में दो होते हैं। एक जोड़ा मूत्रवाहिना जो होते हैं दो होते हैं, ठीक है, एक जोड़ा मूत्रवाहिना भी होते हैं। तो ये हो गया बाईं विक्र धमनी, ठीक है, जिसको आप लोग किडनी बोलते हो, ठीक है। वायु विक्र इसको बोलते हैं, ये वाला ये वायु विक्र के धमनी हो गया, ये साइड वाला, ठीक है। और ये साइड वाला ये किडनी हो गया, बाईं साइड वाला ये बाईं किडनी हो गया। और वायु विक्र का सिरा ये वाला हो गया, ये वाला सिरा हो गया, ठीक है। और महाधमनी वाला ये हो गया पार्ट, और बाईं मूत्रवाहिना ये हो गया, और महासिरा ये हो गया। और ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं ये वाला, ये मूत्राशय हो गया, जिसको आप लोग इधर जो है इधर से ये मूत्राशय हो गया ये वाला पार्ट। लेकिन ये वाला रास्ता जो निकल रहा है इधर से ये मूत्र मार्ग हो गया शीशन में, ठीक है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। आगे इसको डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। विक्र में जो है मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है, मूत्राशय में एकत्रित हो जाते हैं। और मूत्र बनने के उद्देश्य रुधिर से जो वर्ज्य हानिकार अवशिष्ट पदार्थ को छानकर बाहर करना होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य यही है, जो अपदार्थ होते हैं, मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ हो गया, खराब पदार्थ हो जो बच जाता है, उसको छान कर, ठीक है, बाहर करना, ये होता है मूत्र बनने का उद्देश्य होता है। मूत्र बनने का यही उद्देश्य होता है। और विक्र में मूत्र का निर्माण का प्रक्रिया के बारे में हम आपको बतलाते हैं। बिल्कुल, अब देखिए विक्र की संचारात्मक जो होते हैं क्रियात्मक एवं इकाई विक्राणु निफ्रॉन, जिसको निफ्रॉन कहलाता है, ठीक है। विक्र के संचारात्मक एवं क्रियात्मक इकाई विक्रॉन, जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। विक्रॉनों के मुख्य भाग जो होते हैं कुछ इस प्रकार हैं, जो कोशिका गुच्छ, और दूसरा हो गया बोमन संपुट, और तीसरा हो गया नलिकाकार भाग, और चौथा हो गया संग्राहक वाहिनी, ठीक है, संग्राहक वाहिनी। ये जो होते हैं कोशिका गुच्छ जो होते हैं, यह पतली भित्ति द्वारा कोशिकाओं का गुच्छ होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे आपको पूर्ण पेन हम आपको समझाने की, बाकी ये सारा पॉइंट्स हम आपको क्लियर करके बताएंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना मेरे भाई। यहाँ पे देखो विक्र में उत्सर्जन, जो विक्र में जो उत्सर्जन की क्रियाविधि होते कुछ इस प्रकार के आप लोग को डायग्राम समझना होगा। जो मैंने आपको बोमन संपुष्ट पढ़ा है, यहाँ पे बोमन संपुष्ट ये वाला जो पार्ट होते हैं, ये जो है विक्राणु का रचनात्मक ये पिक्चर है विक्राणु का, ठीक है। और ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं बोमन संपुष्ट हो गए, और इसके कार्य भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे कोशिका गुच्छ हो गया, ये वाला जो भाग है कोशिका गुच्छ हो गया, विक्राणु की नलिका भाग, ये जो पाइप टाइप के जो होते हैं नलिका भाग हो गया, और संग्रह का वाहिनी और विक्र धमनी ये वाला पार्ट हो गया, विक्र धमनी ये वाला पार्ट जो है विक्र धमनी हो गया। बाकी जो यहाँ पे आप लोग ये काले कलर का देख रहे हैं चारों तरफ से लिपटा हुआ, विक्र धमनी की शाखा है जो विक्र शिरा की शाखा कहलाते हैं, जो कि पाइप तरह के होते हैं, ठीक है। बिल्कुल हमारे शरीर में पाइप पार्ट बहुत सारा चीज़ आप लोग को इससे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग 3D डायग्राम में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम आपको समझाते हैं कुछ पॉइंट्स में हम आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। कोशिका गुच्छ जो निर्देश, जबकि कोशिका गुच्छ देखिए, जब विक्र धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती है तब जल और लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल एवं अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ से छनकर बोमन संपुष्ट में आ जाते हैं। अब बोमन संपुष्ट में आ गया, आगे समझिए। वर्णात्मक पुनः अवशोषण, विक्राणु के नलिकाकार भागों में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और जल एवं पुनः अवशोषण करता है। तीसरा पॉइंट समझिए, नलिका स्रावन। नलिका स्रावन क्या होता है? यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ विक्राणु के नलिका भाग द्वारा के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करता है। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिना से मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब और द्वारा मूत्र मार्ग में बाहर निकल जाता है। तो बिल्कुल ये आप लोग को समझ में आ गया, जो कि अब सिंपल सी मूत्र जो होते हैं पेशाब के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, यूरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं मूत्राशय में जमा होते हैं, उसके बाद मूत्र मार्ग से निकल जाते हैं, जो कि दबाव। यहाँ समझे आप लोग एक चीज़ और फिर से हम इस चीज़ को क्लियर करें। यूरिया, अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थ विक्राणु के नालिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र मार्ग में निर्माण करते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, मूत्र संग्रिका वाहिना जिसे मूत्र वाहिनी से होता हुआ वह मूत्राशय में जाते हैं, जो कि मूत्राशय हो गया जो बोला जाए तो एक तरह कंपाउंड बोला जाए, जहाँ पे जो जमा होता है, अस्थायी रूप से संग्रहित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और तथा मूत्राशय के दाब द्वारा क्या होता है, मूत्र मार्ग से वो बाहर निकल जाता है। तो क्लियर हो गया, आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कृत्रिम विक्र, आर्टिफिशियल किडनी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग को पता होगा, सिंपल सा एग्जांपल दे, कौन, ये अमिताभ बच्चन को आप लोग को पता होगा कि एक ही किडनी है, और एक किडनी जो है उसको कौन, बंदर का किडनी लगाया गया है, मंकी का किडनी लगाया गया है। तो कृत्रिम किडनी जो होते हैं, विक्र जो होते हैं, किस प्रकार से, उसके बारे में आप लोग समझिए। जो कृत्रिम जो होते हैं, कृत्रिम विक्र जो मतलब आर्टिफिशियल किडनी होते हैं, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के निधुर रुधिर से कृत्रिम विक्र की मदद से नाइट्रोजन युक्त की अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जा सकता है। तो बहुत सारे बच्चे का ये भी कमेंट्स होगा, भाई जो किडनी होते हैं क्या दो होते हैं? किडनी कितने होते हैं? दो होते हैं। यदि एक किडनी फेल हो जाए या खराब हो जाए तो उसे काट के निकाला जा सकता है। यदि किसी इंसान के पास दोनों किडनी फेल हो तो थर्ड पार्टी जो भी है, थर्ड पर्सन से वो एक किडनी ले सकता है, और ये थर्ड पार्टी जो है एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है, बशर्ते उसको कुछ जो डॉक्टर का सलाह होता है उसे मानना होगा, जैसे कि भारी वजन वगैरह 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 इधर से उधर नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये सारा कार्य होता है। तो किडनी के बारे में बिल्कुल आप लोग आगे की भी क्लास में समझेंगे ही, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे के बता दिया। अब यहाँ पे देखिए, एक स्वस्थ वयस्क जो होते हैं, स्वस्थ जवान होते हैं, जो स्वस्थ आदमी होते हैं, वो प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक नियसन विक्र में होते हैं, जिसमें से
उत्सर्जित मूत्र का जो आयतन होता है 1.2 लीटर मतलब 1.2 लीटर शेष निर्देश विक्रा नलिकाओं में पुनः अवशोषण हो जाता है। तो मतलब हम लोग का जो मूत्र उत्सर्जन होते हैं, मूत्र जो बाहर होते हैं, वो प्रतिदिन 1.2 मतलब 1.2 लीटर निकलता है। ठीक है, अब पादपों में उत्सर्जन के बारे में कुछ समझ लीजिए। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए पादपों में उत्सर्जन। देखिए, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। दूसरा पॉइंट है पादप से, ये पादप उत्सर्जन का इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं। पादप से बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं रितिका में संचित रहते हैं। तीसरा अन्य अवशिष्ट पदार्थ, जैसे अन्य अवशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पेड़ पौधा हम आप लोग को पता होगा कि छोटे छोटे ऐसे जगह देखिएगा पेड़ पौधा में गोंद टाइप का निकल जाता है, ज़्यादातर सजुवन के पेड़ पौधे में इस तरह के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए पादप एक अवशिष्ट पदार्थों के अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करता है। तो बिल्कुल ये जो है आप लोग का छठा अध्याय, तो ये छठा अध्याय जो है आप लोग 6 अध्याय अभी तक आप लोग देख चुके हैं, 6 अध्याय पूरा कंप्लीट हम आपको बता दिए। तो भाई साहब यदि आप लोग चाहते हैं इसी तरह से 7वां अध्याय भी बहुत ही जल्दी आ जाए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके एक हमारा आप भी फैमिली मेंबर्स की तरह बन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और आप लोग को कहीं कोई दिक्कत हुआ होगा, समस्या होगा, प्रॉब्लम हुआ होगा तो भाई जाओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स ये क्या कहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को इंस्टाग्राम आईडी भी दिख जाएगा, जहां पे आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, बात कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, वीडियो को लाइक करना, आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर और अच्छी तरह